अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़िम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सीटेट के फॉर्म फिल हो चुके हैं और आपका इम्तिहान 7 जुलाई को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर सीटेट इम्तिहान के लिए उर्दू और उसी के साथ साथ दीगर मज़ामीन जो सीटेट के हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल स्टडी है, ये तमाम क्लासेस आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपको बदले में करना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आज के इस सेशन में हमारा ये जो टॉपिक है, जो सेशन है, 7 नंबर का सेशन है। इससे पहले हमने 6 क्लासेस ले चुके हैं इस चैनल पर और यहाँ पर जो है तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के हम 30 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि पेपर फर्स्ट के हैं और जनवरी 2021 में पूछे गए सवालात हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम पेपर की तरफ। ये जो है तो थर्ड पार्ट होता है पेपर का, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पर्यावरण अध्ययन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। 61 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो दोस्तों, संघ शासित प्रदेश यानी जिसको यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया कहते हैं, जैसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट ऑप्शन है लद्दाख, सेकंड ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, थर्ड ऑप्शन है मणिपुर और लास्ट ऑप्शन है चंडीगढ़। तो दोस्तों, हम आपको जो है तो यानी कि यूनियन टेरिटरी कितने हैं और कौन कौन से हैं वो दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि 8 यूनियन टेरिटरी है। फर्स्ट है ऊपर से जो है तो लद्दाख है, इधर जो है तो दिल्ली, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली एंड दमन देव, अंडमान निकोबार आइसलैंड और पौंडीचेरी और लक्षद्वीप। ये जो है तो 8 यूनियन टेरिटरी है। तो जैसे कि हमारा जो क्वेश्चन है, सवाल है, उसके अंदर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लद्दाख, ये जो है तो यूनियन टेरिटरी है। दूसरा जो है तो जम्मू कश्मीर भी है, लेकिन मणिपुर जो है तो यहाँ पर नहीं होगा और चंडीगढ़ भी जो है तो यूनियन टेरिटरी है। तो आपका राइट आंसर रहेगा मणिपुर, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक है। ये सवाल बार बार पूछा जाता है और तकरीबन जो है तो इस टाइप के सवाल सीटेट के अंदर पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, सेकंड ऑप्शन है असम और ओडिशा, थर्ड ऑप्शन है गुजरात और तमिलनाडु, फोर्थ बिहार और बॉम्बे हाई। दोस्तों, ये जो सवाल है इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, गुजरात और तमिलनाडु। ये जो है तो कच्चे तेल के उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। फर्स्ट मोहनदास करमचंद गांधी, सेकंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, थर्ड डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर और लास्ट सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूट ऑफ कंट्री यानी कि देश का जो संविधान है वो डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो है तो जिसको उनके मतलब नेतृत्व में बनाया गया था। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। ए, पौधों को सहारा देना, बी, ह्यूमस प्रदान करना, सी, भोजन संचित भंडारण करना और डी,
पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो दोस्तों यहाँ पर जो है तो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें ये जो काम दिए गए हैं जैसे कि पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना और भोजन का भंडार करना, ये जो 3 काम है और लास्ट वाला यहाँ पर दिया गया है कि पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो ये मतलब इसमें से जोड़ों के कार्य है कि नंबर 1 केवल ए और बी, नंबर 2 केवल सी और डी, नंबर 3 बी, सी और डी और नंबर 4 ए, सी और डी। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा आपका वो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, ए, सी और डी, क्योंकि पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना और पानी और खनिजों को अवशोषित करना, ये जो है तो जड़ों का काम होता है, रूट्स का काम होता है। और पौधों के बारे में जो ये जो सवाल किया गया है, और भोजन संचित भंडारण करना, ये काम तने वगैरह का होता है, पत्ते वगैरह का जो है तो ये होता है। तो ये मतलब रूट्स के ताल्लुक से सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदर से सुंदर सुंदरता से डिज़ाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? तो दोस्तों पोचमपल्ली ये जो है तो आंध्र प्रदेश का भाग हुआ करता था, लेकिन जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हुए तो ये मतलब पहले तो हम ऑप्शन देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन है कर्नाटक, सेकंड ऑप्शन है केरल, थर्ड ऑप्शन है तेलंगाना और लास्ट ऑप्शन है तमिलनाडु। तो दोस्तों अगर इस तरीके के सवाल आता है और सवाल के अंदर तेलंगाना की बजाय अगर आंध्र प्रदेश आता है तो आपको वो आंसर टिक करना होता है। और अभी फ़िलहाल तो इसका जो आंसर रहेगा वो थर्ड ऑप्शन रहेगा, तेलंगाना, ये जो है तो आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लोहा तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, यानी कि जिसमें आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। फर्स्ट है गुड़, आंवला, टमाटर, सेकेंड ऑप्शन है आंवला, पालक, गुड़, थर्ड ऑप्शन है आंवला, बंद गोभी, टमाटर और लास्ट ऑप्शन है बंद गोभी, आंवला और पालक। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कि आंवला, पालक और गुड़ के अंदर प्रत्येक जो है तो मतलब इसमें लोहा तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। फर्स्ट ऑप्शन है फाख्ता, कौवा और मोर, दूसरा ऑप्शन है बाज, कबूतर, तोता, तीसरा ऑप्शन है कौवा, चील, बुलबुल और लास्ट ऑप्शन है बाज, चील और गीत। तो दोस्तों हम जो मतलब लेक्चर यानी कि एक मैराथन लेक्चर रखने वाले हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द, जिसमें कंप्लीट थियोरी आपको करवाई जाएंगी और उसके अंदर डिटेल इन्फॉर्मेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है तो आपको 6 थीमों से रिलेटेड पूरी जो है तो थियोरी करवाई जाएंगी। तो इसमें ये जो जितने सवालात आए हैं वो हम उसमें डिटेल जो है तो मालूम मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ देखने वाले हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा कि बाज, चील और गिद्ध ये हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए किसी एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। मतलब ये जो खंभों का मतलब ढालू छतें जो होती है और खंभों पर बनाई जाती 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर, या फिर सवाल इस तरीके से पूछता है कि 12 से 14 फीट या 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाई जाती। फीट में और मीटर में भी ये सवाल आता है और आ चुका है। फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है लद्दाख, थर्ड ऑप्शन है असम और लास्ट ऑप्शन है उड़ीसा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा कि असम के अंदर जो है तो
इस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से यानी कि ज़मीन से 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर या फिर 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमश है। तो ये जो दिशा के ऊपर भी मतलब सवाल आता है, तो इस सवाल का जो है तो डिटेल एक मतलब एक लेक्चर ही हम ले लेंगे, ताकि इससे मुतालिक जो भी कंसेप्ट है आपके वो क्लियर हो सके, दिशा से मुतालिक, सिमत से मुतालिक। तो फर्स्ट ऑप्शन है दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, सेकंड ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, तीसरा ऑप्शन है उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम, और लास्ट ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो दोस्तों सवाल आपको बगौर जो है तो पढ़ लेना है अच्छे से कि भारत का जो नक्शा है उसमें दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष, मतलब दिल्ली में है आप फॉर एग्जांपल, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर और पटना की राजधानी जो है तो पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः। तो हम आपको जो है तो डायरेक्टली लेकर चलते हैं मैप पर। जैसे कि आपको ये नक्शा नज़र आ रहा है और यहाँ पर जो दिल्ली है वो यहाँ पर है, और गुजरात की जो राजधानी गांधीनगर बताया गया है वो जो है तो यहाँ पर रहेगा, और बिहार की जो राजधानी बताया गया पटना वो यहाँ पर रहेगा। तो दोस्तों आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि ऊपर की जो सिमत होती है ये शुमाल की सिमत होती है, जिसको जो है तो हम नॉर्थ कहते हैं, और ये साइड वाली जो सिमत होती है इधर जो है तो ईस्ट होता है, और इधर से वेस्ट होता है, और ये जो है तो यहाँ पर साउथ की सिमत होती है। इस तरीके से सिमत होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे आप कि दिल्ली से गुजरात, जैसे कि अब ये वाला जो यहाँ से, तो ये सिमत आ रही, मतलब 2 सिमतें जो है तो यहाँ पर होंगी, यानी कि साउथ वेस्ट एक सिमत बनेंगी यहाँ पर, और दिल्ली से जो है तो बिहार की पटना, मतलब तो ये वाली जो सिमत रहेंगी ये रहेंगी आपकी ईस्ट साउथ। मतलब ये हुआ कि इधर ये पूर्व पश्चिम और दक्षिण, मतलब दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम आपका राइट आंसर रहेगा। तो अब क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम कौन से नंबर। तो दोस्तों हमारा जो जवाब रहेगा वो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा कि दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, ये आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बोने, पीले या हरे आदि। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, सेकंड ऑप्शन है ग्रेगोर जॉन मेंडल, थर्ड ऑप्शन है जॉर्ज मेस्ट्रल, और लास्ट ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगर आपने 9th की जो पुरानी बुक है उसमें अगर पढ़ा होगा तो मटर के बारे में जॉर्ज मेंडल का मतलब पूरा नज़रिया बताया गया है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन रहेगा ये सेकंड ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 के अनुसार EVS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। फर्स्ट ऑप्शन है पदार्थ, सेकंड ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन, थर्ड ऑप्शन है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, और फोर्थ ऑप्शन है चीज़ें कैसे काम करती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है तो ये थीम्स के ताल्लुक से क्वेश्चन दिया गया है, और इसमें पदार्थ है और
प्राकृतिक संसाधन चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं और चीज़ें कैसे काम करती है। तो यहाँ पर इंग्लिश में अगर आपको मतलब आप अगर याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आप डायरेक्टली जवाब की तरफ जाते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये लास्ट का मतलब थीम है। फर्स्ट जो है तो इसमें है कि फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल और फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल और इस तरीके से और एक है, मतलब 6 थीम्स है। वो डिटेल इंशाल्लाह हम मैराथन क्लास के अंदर लेने वाले हैं। तो आपका जो आंसर रहेगा वो थर्ड ऑप्शन राइट रहेगा कि चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर का सवाल है ये, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? उपाख्यान अभिलेखों में क्या दर्ज नहीं करना चाहिए? ब्रॉड क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है। ए, मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना। बी, निर्णय वाले कथनों को लिखना। सी, मजबूतियों और कमज़ोरियों को की पहचान करना। डी, बच्चों की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। जवाब में ए ऑप्शन है कि ए और बी, सेकेंड है सी और डी, थर्ड है ए, बी और सी, फोर्थ है ए, सी और डी। तो दोस्तों राइट आंसर आपका रहेगा 72 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर 1 जो है तो सही जवाब रहेगा कि ए और बी ये जो है तो अभिलेखों में इसको दर्ज नहीं किया जाता है, यानी कि मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना और निर्णय वाले कथनों को लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? फर्स्ट ऑप्शन है एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। सेकेंड ऑप्शन है अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। थर्ड, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। फोर्थ, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 रहेगा कि एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था एक, परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेखा बना सकता है। सेकंड, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। थर्ड, अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। और लास्ट, पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर रहेगा आपका वो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा कि पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। इसलिए जो है तो पुनीत ने 5वीं की कक्षा में जो शिक्षार्थी है मतलब स्टूडेंट है उनको मानव शरीर की रूपरेखा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? फर्स्ट, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। सेकंड, अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। थर्ड, इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। और लास्ट, बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 कि रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? नंबर 1, रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। नंबर 2, विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं। नंबर 3, केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहे। और लास्ट, एक छात्र की मां को
कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। तो दोस्तों यहाँ पर लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी मतलब उसके जो है तो प्रति संवेदनशील करना चाहती है स्मिता। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें से वो क्या करना चाहेंगी? तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4 कि एक छात्र की माँ को जो है तो वो अपनी कक्षा में बुलाकर और आमंत्रित करें, मतलब बुलाएंगी जो ऑटो चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के समय 77 नंबर का सवाल है। कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है नंबर 1 उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। नंबर 2 किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। नंबर तीन है माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। नंबर 4 उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। दोस्तों यहाँ पर ये जो ऑप्शन मतलब सवाल है इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 रहेगा कि उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? नंबर 1 वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। नंबर 2 यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। नंबर 3 वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। और नंबर 4 यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा कि यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस में मानचित्र 79 नंबर का सवाल है। ईवीएस में मानचित्रण कौशल नंबर 1 लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। नंबर 2 पूर्वानुमान और गणन के कौशल को विकसित करता है। नंबर 3 रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। और नंबर 4 स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। दोस्तों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर लास्ट यानी कि 4 के स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है मानचित्रण कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर का सवाल है कि ईवीएस की एक एकीकृत प्रकृति सहायक है। नंबर 1 पाठ्य चर्चा के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। नंबर 2 पाठ्य चर्चा के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में। नंबर 3 शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। नंबर 4 दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में। दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा कि पाठ्य चर्चा के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में जो है तो ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 81 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? नंबर 1 सहयोग, नंबर 2 न्याय के प्रति सरोकार, नंबर 3 समानता के प्रति सरोकार और नंबर 4 अवधारणा मानचित्रण। दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा कि अवधारणा मानचित्रण ये जो है तो ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा सवाल है, कुछ हज़ार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बैरूनी के
अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? नंबर ये ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको जो है तो मतलब ये ऑप्शनों को मद्देनज़र रखते हुए इसके अकॉर्डिंग क्या सही है और क्या गलत, वो जो है तो आपको टिक करना है यहाँ पर। यह ऐतिहासिक के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। बी, यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। सी, यह शिक्षार्थियों को कुछ हज़ार साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। और डी, यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है ए बी सी, 2 है ए सी डी, 3 है केवल ए और बी, और 4 है ए और सी। दोस्तों यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है उसका जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ए वाला भी जो है तो यहाँ पर पॉइंट सही रहेगा, बी वाला सी वाला भी सही रहेगा और डी का भी सही रहेगा, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है बी वाला कि यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। तो रिकॉर्डिंग का और ये इतिहास का कोई मतलब कंसेप्ट ही नहीं है, इसलिए जो है तो ये 3 ऑप्शन सही रहेंगे ए सी और डी। और इंशाल्लाह इससे मतलब अल-बैरूनी के बारे में भी जो है तो वो उसके अंदर वो टॉपिक के अंदर है जो हम मैराथन क्लास में इंशाल्लाह लेने वाले हैं। 83 नंबर का सवाल है कि अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त कार्य के लिए ठीक होगा? नंबर 1, कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना। नंबर 2, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। नंबर 3, उचित एवं साधन के लिए स्मार्ट कक्ष का उपयोग करना। नंबर 4, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा कि नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, जिससे जो है तो इंद्रियां मतलब तलबा की शामिल होंगी इसमें, यानी कि वो देखेंगे और देखकर सीख हासिल करेंगे और बहुत सारी मालूमात जो है तो हासिल करेंगे। नंबर 84 नंबर का सवाल है, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? इकरा नाम की जो है तो एक टीचर है और वो अपने स्टूडेंट को इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने में के लिए जो है तो प्रोत्साहित करती है, मतलब बढ़ावा देती हो। तो क्यों? नंबर 1 है ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध है। नंबर 2, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जोड़ने में सहायता करते हैं। नंबर 3, ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। और नंबर 4, ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धा बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 जो है तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा कि ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जोड़ने में सहायता करते हैं, समाचार पत्र पत्रिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्त के रूप में उपयोग किया जाता है। नंबर 1, अनुशासन को बनाए रखने के लिए। नंबर 2, ध्यान खींचने के लिए। नंबर 3, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। और नंबर 4, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 के कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए जो है तो पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है? तो दोस्तों तोरांग का जो अर्थ जंगल, ये कुड़ुक मतलब एक कुड़ुक जो है तो भाषा है। जैसे कि सबसे पहले तो हम ऑप्शन देख लेते, असम,
उड़ीसा, मिज़ोरम और झारखंड। दोस्तों झारखंड में जो है तो ये मतलब भाषा बोली जाती है, जिसमें तोरांग जो है तो जंगल को तोरांग कहा जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूर पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है। दोस्तों ये जो सवाल है ये सिंध से मुतालिक सवाल है और इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम एक पूरा लेक्चर बनाएंगे 5 या 10 मिनट का, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो दोस्तों यहाँ पर मतलब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, आपका काफ़ी वक्त हो चुका है, आधा घंटा हो चुका है, तो डायरेक्टली हम आपको इसका जवाब बताएंगे। इसका जो आंसर रहेगा ये ऑप्शन नंबर जो है 3 जो है तो आपका राइट आंसर रहेगा कि 100 मीटर ठीक पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई लड़का नागरकोइल में मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 मतलब 10:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी। तो दोस्तों इस पे भी डिटेल जो है तो हम एक स्पेशल लेक्चर बनाएंगे, ताकि आपको बाकायदा तरीके से समझ में आए। इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा 38.5 किलोमीटर पर हावर्स। नीचे दिए गए कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। इसमें ये जो निगेटिव टाइप का सवाल है, तो इसमें जो है तो 3 सही रहेंगे और एक गलत, और जो गलत ऑप्शन रहेगा वो आपका जवाब रहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ये सही है। सेकंड ऑप्शन है, नर मक्खियाँ छत्ते के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। नंबर 3, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती है, ये भी सही है। और नंबर 4, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती है, तो ये भी सही है। लेकिन दोस्तों 2 नंबर का जो ऑप्शन है आपका वो रॉन्ग है और वही आपका जवाब रहेगा कि ज़िला मुजफ्फरपुर के बोचाहा जो गाँव है वहाँ पर जो है तो मधुमक्खी पालन का काम होता है और इसकी जो सही अवधि है, सही समय ये अक्टूबर से दिसंबर होता है। तो इसमें भी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम मैराथन में देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट का क्वेश्चन है आपका कि आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। मतलब कहाँ के जो व्यापारी थे, कहाँ के जो मतलब लोग थे जो हमारे देश के अंदर मिर्ची को लेकर आए थे। तो एनसीईआरटी बुक्स के अंदर ये तमाम इन्फॉर्मेशन है, जिसकी नोट्स बनाना चल रही है और आप तक जल्द से जल्द मैराथन की शक्ल में पेश की जाएंगी। फर्स्ट ऑप्शन है अफ़गानिस्तान से, सेकंड ऑप्शन इंग्लैंड से, थर्ड ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका से और लास्ट ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका से। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कि दक्षिण अमेरिका से जो है तो मिर्च के मतलब कुछ लोग आए थे और उन्होंने जो है तो व्यापारी आए थे और उन्होंने हमारे देश के अंदर मिर्ची को लाया। उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आऊँगा। इसी तरीके से रोज़ाना 9 बजे सुबह और 9 बजे शाम में जो है तो उसके बाद आपको हमारा डेली लेक्चर जो है तो मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो सीटेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं और जो है तो मतलब कुछ भी नहीं मालूम है, जिसे मतलब बेसिक जो है तो बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर जो है तो हेलो लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, ताकि आपका जुलाई 2024 का जो है तो पेपर 7 जुलाई 2024 का पेपर आपका जो है तो क्वालिफाइड हो सके। और हमारे लेक्चर भी जो है तो 7 नंबर का लेक्चर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।